फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जैसे हमने बात की थी यूटिलिटी के बारे में, यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की और उसके बाद ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट की, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। कंज्यूमर सरप्लस जो एक यूटिलिटी के टर्म में और प्राइस के टर्म में हम दोनों टर्म्स में हम इसको समझने वाले हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है। कंज्यूमर का जो मेन मोटिव है, जिसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, कंज्यूमर का मेन मोटिव यही है कि वो अपने बजट कंस्ट्रेंट के साथ मीट करके किसी भी प्रोडक्ट को जब वो मार्केट में खरीदने के लिए जाता है तो एक मैक्सिमम यूटिलिटी वो ड्राइव कर सके। जैसे अगर आप मार्केट में खरीदने के लिए जा रहे हैं पेन 10 रुपये का, तो आपके पास 10 रुपये हैं, आपने 10 रुपये में पेन, आप चाहेंगे कि आप 10 रुपये का अच्छे से अच्छा पेन मार्केट में खरीद सकें और मैक्सिमम यूटिलिटी आप उससे ले सकें। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर 10 रुपये लेके मार्केट में जाता है और उसे वो सेम पेन जो 10 रुपये के बारे में 10 रुपये का एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे ये चीज़ 10 रुपये की मिलेगी, वही पेन उसे 8 रुपये में मिल जाता है। तो उसे जो 2 रुपये बचते हैं वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। तो कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन भी यही है, क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट विच कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड द एक्चुअल प्राइस एट विच ही एक्चुअली बाइज। यानी कि वो सोच रहा था कि मैं 10 रुपये खर्च कर सकता हूँ इस प्रोडक्ट पे, एक पेन पे मैं 10 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 10 रुपये में एक पेन खरीद सकता हूँ, लेकिन अब उसको पेन 8 रुपये में मिल जाता है। जो 2 रुपये बचे हैं उसके पास, वो 2 रुपये कंज्यूमर सरप्लस है। अब हमने जैसे बात की थी पीछे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में कि मार्शल ने क्या कहा था। मार्शल ने कहा था कि हम यूटिलिटी को किस टर्म में देखते हैं, यूटिल्स में देखते हैं। कैसे देखते हैं, यूटिल्स में। और यूटिल्स को उसने क्या माना था, मनी के इक्विवेलेंट माना था। मनी के इक्विवेलेंट कैसे कि अगर एक रुपीस को उसने एक यूटिल्स माना था। तो जो एग्जांपल हमने पेन का लिया है उसमें हमने देखा है कि 2 रुपये उसके पास बच जाते हैं, यानी कि उसे जो सरप्लस यूटिलिटी उसे मिली वो 2 यूटिल्स की मिली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेम ग्राफ का एक रिप्रेजेंटेशन हम इसमें देखते हैं। जो आप ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इसमें देख रहे हैं, इसमें आप वाई एक्सिस पे पा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस और एक्स एक्सिस पे पा रहे हैं क्वांटिटी। ये जो ग्राफ है रिप्रेजेंटेशन आपने ये पहले 2 बार देखा है। 2 बार कहाँ देखा है मैं आपको बताता हूँ। ये एक नॉर्मल डिमांड कर्व है, जिसमें क्वांटिटी और प्राइस के बीच में रिलेशन को दिखाया गया है। अब इसको आप दोबारा अगर याद करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सेम टाइम में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कैसे कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या देखा था कि जब कंज्यूमर एडिशनल प्रोडक्ट को जब बाय करता है, उसे कंज्यूम करता है, जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है वो सेटिस्फैक्शन एक रेगुलर बेसिस पे कम होती रहती है, डिमिनिश होती रहती है। तो सेम जो ये कर्व हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मिला था, सेम कर्व हमें लॉ ऑफ डिमांड में मिला था। अब यहां पर हम देखते हैं वाई एक्सिस पे जो हमें दिया गया है मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस। कंज्यूमर का सरप्लस क्या कहता है अगर मैं प्राइस के टर्म में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर का सरप्लस क्या कहता है कि मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ ये 0, यहाँ 20, यहाँ 50, ठीक है, यहाँ पे 10 यूनिट, यहाँ पे 20 यूनिट। अगर मैं इसमें देखता हूँ नॉर्मली तो क्या है कि कंज्यूमर चाहता था, वो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, उसकी विलिंग थी, उसकी कंज्यूमर पावर थी कि वो 50 रुपीज़ है वो यहाँ पे लेके गया था मार्केट में कि वो 50 रुपये में कोई चीज़ खरीदना चाहता था, लेकिन उसे सेम टाइम पे 20 रुपये पे चीज़ डिमांड की वजह से, मार्केट में जो डिमांड और जो लॉ ऑफ डिमांड है उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम बन के आया, उसे 20 रुपये में वो चीज़ मिल गई, लेकिन उसके पास 30 का सरप्लस रह गया। इस 30 के सरप्लस को हम जब ग्राफ में ड्राइव करेंगे तो इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये क्या है कंज्यूमर का सरप्लस है। ये कंज्यूमर का सरप्लस है। अब अगर मैं इसे सेम चीज को, हमने क्या बात की कि यूटिल्स और मनी बताया था मार्शल ने कि यूटिल्स और मनी सेम यूनिट है। तो यहां पर क्या है, कंज्यूमर सरप्लस को अगर मैं यूटिलिटी की टर्म्स में देखूं तो कंज्यूमर सरप्लस बराबर टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल मनी जो वो यहां पे करना चाहता था। तो टीयू इक्वल्स टू टोटल मनी मैं कह सकता हूं जिस पे वो बाय करना चाहता था, जिस पे वो उसकी विलिंग थी कि मैं इस पे
प्रोडक्ट को इतने पैसे में खरीद सकता हूँ। ये होगी टोटल यूटिलिटी और टोटल मनी, बराबर हमने मान लिया। तो अब क्या है, कंज्यूमर सरप्लस को अगर सिर्फ मैं अगर मनी को अगर मैं टोटल यूटिलिटी मानता हूँ तो टोटल मनी माइनस प्राइस इनटू नंबर ऑफ गुड्स। नॉर्मल सी गणित है, हमें समझ में आ गया कि प्राइस ऑफ नंबर ऑफ गुड्स का मतलब एक्चुअल बाय है, जिस प्राइस पे उसने एक्चुअली बाय किया है वो है कि अगर मैं 10 यूनिट खरीदने के लिए मार्केट में गया, 1 यूनिट का प्राइस है 2 रुपये, तो मैं कितने रुपए में चीज़ें खरीदी, 20 रुपये में खरीदी। नॉर्मल सी बात है कि ये वो प्राइस है जिस पे वो एक्चुअली बाय कर रहा है, और ये वो क्या है, टोटल मनी है, वो जो मार्केट में लेके गया था। अब टोटल मनी को हमने बात की है, टोटल यूटिलिटी है, मार्शल ने कहा था सेम चीज़ है, तो ये क्या हो गया, TU माइनस P इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, P नंबर ऑफ यूनिट्स जो उसने कंज्यूम की है। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या निकल के आता है, कंज्यूमर सरप्लस है कि टोटल यूनिट में से जितना आपने एक्चुअली प्राइस पे किया है, अगर उतने को माइनस कर देते हो तो आपको कंज्यूमर सरप्लस मिलता है। अब इसमें टोटल यूटिलिटी में ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है कि टोटल यूटिलिटी क्या है। टोटल यूटिलिटी सिंपल सा फॉर्मूला है, वो पैसा है जो वो मार्केट में लेके गया था, जितना पैसा वो दे सकता था, पे कर सकता था। यानी कि अगर वो 10 रुपये का पेन 10 रुपये का पेन खरीदने के लिए गया था तो उसके पास 10 रुपये थे, ये उसकी टोटल यूटिलिटी है। अब उसने मिला उसे 8 रुपये में, ये प्राइस इंटू ये क्या है, वो 8 रुपये है, प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, और टोटल यूटिलिटी है वो 10 रुपये, और जो बच गए वो है कंज्यूमर सरप्लस। अब ये कंज्यूमर सरप्लस सेम टाइम पे नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है, सिंपल सी बात है, नेगेटिव हो सकता है अगर वो लेके गया था 8 रुपये और चीज़ मिल रही है 10 रुपये में। पॉजिटिव कैसे हो सकता है, बात की लेके गया था 10 रुपये, चीज़ मिल रही है 8 रुपये में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। जैसे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हमने बात की थी कि कुछ अजम्पशंस हैं, सेम टाइम में इसके अजम्पशंस हैं। इसमें क्या है कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है, ये बात मार्शल ने कही है। मार्शल ने कही है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने देखा कि प्रोडक्ट को जब वो एडिशनली कंज्यूम कर रहा है तो उसकी यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है, लेकिन मनी की मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम रहेगी। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी जब वो कुछ भी खरीदता है तो उसकी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी ऑटो में कम हो जाती है। मनी के बारे में तो उसे लगता है कि यार मैंने खर्च कर दिया, ये तो उसे हमेशा फील होता है कंज्यूमर को। लेकिन मार्शल कहता है आपको मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट मान के रखना है। अब सेकंड एजम्पशन देखते हैं। सेकंड एजम्पशन कहता है कि मार्केट में सेम प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। आप एक पेन की अगर सोच के गए हैं कि मुझे ये पेन खरीदना है तो मार्केट में वही पेन है, बाकी पेन नहीं है, ये वो कह रहा है कि कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है कि अगर दूसरे सब्स्टिट्यूट के बारे में हम बात करेंगे तो जब कंज्यूमर है वो उसकी तरफ लीन कर जाएगा, अब उसके प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगे। तो इस वजह से वो कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है। तीसरा अजम्पशन क्या कह रहा है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। हिग्स के बिल्कुल अगेंस्ट में बात कर रहा है मार्शल कि यूटिलिटी है वो एक स्केल पे नहीं बल्कि यूटिल्स में हम मेजर कर सकते हैं, मनी में हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये हमें मानना पड़ेगा अगर हम जो हमने देखा अभी, अगर उस एनालिसिस को हम करना चाहते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट एंड इनकम आर सेम। क्या है कि टेस्ट एंड इनकम आर सेम, कि उसकी इनकम और टेस्ट ये दोनों चीज़ें हमेशा सेम रहती है। ये इन दोनों चीज़ों को हमेशा हमें कांस्टेंट मान के चलता है। लेकिन हम इसका रियल लाइफ में देखते हैं कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस कंज्यूमर के चेंज होते रहते हैं और इनकम है वो भी चेंज होती रहती है। और इनकम जैसे जैसे वो पैसा खर्च करता जाता है तो इनकम उसकी कम भी होती जाती है। तो ये अजम्पशंस हैं जो रियल लाइफ में एक्चुअल में काम नहीं करते, इसलिए ये सेम जो थ्योरी है ये कभी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसलिए इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। क्रिटिसिज्म क्या है कि इमेजिनरी कंसेप्ट है। हमने बात की जो चारों हमने 5 अजम्पशंस देखे हैं उसमें कहीं भी हमको समझ में आता है कि ये एक बिल्कुल इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये कभी भी काम नहीं कर सकता। मेजरमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट यहाँ पे रैंक में नहीं हो रहा है। हिग्स ने कहा था कि आप ये बता सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ अच्छी है, फ़लाँ चीज़ ख़राब है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि इसका एक्चुअल में जो आपको यूटिलिटी, जो सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर ले रहा है वो 5 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, आप यूनिट में इसको नहीं माप सकते।
तीसरा, नॉट एप्लीकेबल टू सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट पे एप्लीकेबल नहीं है, दो सब्सटीट्यूट होने नहीं चाहिए मार्केट में, सेम चीज़ दो होनी नहीं चाहिए। तो क्या है, सब्सटीट्यूट तो मार्केट में बहुत हैं, जब मार्केट में बहुत सारे सब्सटीट्यूट हैं तो ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर रिमेंस कांस्टेंट, हमने बात कर ली, कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती मनी की यूटिलिटी, क्योंकि जैसे ही वो प्रोडक्ट खरीदने जाएगा मनी की यूटिलिटी कम हो जाएगी। और एग्जॉशन ऑफ सरप्लस क्वांटिटी, ये कैसे है, ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा कि जैसे ही सरप्लस बढ़ता है, जैसे ही सरप्लस होता है, कंज्यूमर ज़्यादा बाय करना चाहता है, ज़्यादा बाय करना चाहता है तो वापिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो ये कभी भी हो नहीं सकता कि सरप्लस रहे और मार्केट में सरप्लस हमेशा बना रहे, ये कभी भी संभव नहीं है। जैसे ही सरप्लस बनेगा, अगर प्रोडक्ट का सरप्लस होगा तो कंज्यूमर बाय करना चाहेगा, और अगर कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा अगर उसके पास बच जाएगा तो वो ज़्यादा खरीदना चाहेगा। दोनों तरफ से सरप्लस कभी भी मार्केट में नहीं बच सकता। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।